अब लास्ट है हमारा कि आरएलसी पैरेलल सर्किट की कुछ प्रॉपर्टीज़, इसकी कुछ खूबियाँ हैं। जैसे आरएलसी सीरीज सर्किट की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, इसी तरह बेटा आरएलसी पैरेलल सर्किट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ हैं देखिए, जब रेजोनेंस हो जाती है तो उस पे आपको याद रख लेना है, ये इन्फॉर्मेशन के तौर पे एक्सी और एक्सएल आपस में बराबर हो गए होते हैं। अगर एक्सी एक्सएल बराबर हो गए होते हैं तो उस कंडीशन में आईसी और आईएल आपस में बराबर होते हैं। जितना आईसी होता है उतना ही आईएल होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जब रेजोनेंस होती है करंट मिनिमम हो जाता है। मिनिमम कैसे होता है देखिए, जब रेजोनेंस नहीं थी तो बेटा करंट आईसी और आईएल एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे थे, तो इसका भी कोई ना कोई आंसर आता था, ये भी करंट होता था, रिजल्टेंट करंट एक वैल्यू बढ़ जाती थी। जब रेजोनेंस हो जाती है ये करंट और ये करंट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, पीछे सिर्फ करंट का एक ही हिस्सा बचता है। आपको पता है करंट के दो कंपोनेंट्स हैं, एक ये वाला कंपोनेंट, एक ये वाला। अगर रेजोनेंस नहीं है तो आपका जो रिजल्टेंट करंट है उसमें ये वाला भी करंट आ रहा है और ये वाला करंट भी इंक्लूड हो रहा है। अगर रेजोनेंस हो जाती है तो ये करंट इस करंट को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है, तो पीछे सिर्फ यही वाला करंट बचता है जो रेजिस्टेंस में से गुजरा है। तो याद रख लो, जब रेजोनेंस हो जाती है तो करंट आपका मिनिमम होता है और सिर्फ वही करंट होता है जो रजिस्टर में से गुजरा है। कैपेसिटर और इंडक्टर की तरफ जो बाहर सोर्स लगा हुआ है उसका करंट उस तरफ नहीं जा रहा होता। तो चूंकि रेजोनेंस पे जाके जो हमारा करंट है वो मिनिमम गुजरता है, क्योंकि हमारे जो एल और सी हैं उनकी तरफ सोर्स से कोई करंट नहीं आ रहा होता। करंट सिर्फ किधर जा रहा है, सोर्स का जो आपने बाहर अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर लगाया है उसका करंट सिर्फ और सिर्फ बेटा रजिस्टर की तरफ जा रहा है। कैपेसिटर और इंडक्टर की तरफ उसका करंट नहीं जा रहा। बात समझ गए? तो वो उस फ्रीक्वेंसी पर बाहर से आने वाले करंट को क्या कर देता है, अपनी तरफ डिमांड नहीं करता, चूँकि उसको वो रिजेक्ट कर देता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, रिजेक्टर सर्किट। और इसमें से गुजरने वाला करंट सिर्फ यही होता है और ये कम से कम करंट होता है क्योंकि यही गुजर रहा है। अगर ये होंगे तो फिर तो इसके साथ एक और रकम ऐड हो जाएगी। सिर्फ करंट इस वजह से बचता है, इसलिए ये करंट को हम मिनिमम कहते हैं। तो करंट क्या माना जाएगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे मिनिमम माना जाएगा। और चूंकि इसने उस फ्रीक्वेंसी पर बाहर से करंट जो है अपनी तरफ नहीं उसको लेता, सिर्फ उनका आपस में करंट फ्लो कर रहा होता है। जो सोर्स का करंट है उसको सिर्फ रजिस्टर की तरफ जाना होता है, ये उसको एक्सेप्ट नहीं करता, ये रिजेक्ट कर देता है, इसलिए रिजेक्टर सर्किट कहते हैं। अब अगला पॉइंट है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जो इसकी इम्पीडेंस है वो मैक्सिमम होती है और वो आर के इक्वल होती है। अब कैसे होती है मैक्सिमम, देखो सादा सा आंसर है कि ये इम्पीडेंस का फार्मूला है, आपके सामने नज़र आ रहा होगा आपको। ये किसका फार्मूला है, इम्पीडेंस का, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस जो होती है ये तो जितनी आपने लगा दी फिक्स रहती है, बात समझ गए। अब ये जो रकम है 1/XC माइनस क्या है 1/XL, देखिए अब ये बटे वाली रकम में ये सारी रकम आ रही है, ठीक है। अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो उस पर ये रकमें एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, कट जाती हैं। तो ये कट के ये रकम यहाँ से ख़त्म हो जाती है। जब ये रकम ख़त्म हो जाएगी तो बटे वाली रकम ओवरऑल छोटी हो जाएगी। तो बटे वाली रकम सबसे छोटी कब हो सकती है, सबसे छोटी तभी हो सकती है अगर ये दोनों एक दूसरे को कट दें, एक दूसरे को कैंसिल कर दें। ये तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर ये रकम इसको कैंसिल कर देती है, जिससे इसके अंदर से ये रकम ख़त्म हो जाती है। तो बटे वाली रकम जो चूँकि ये ख़त्म हो गई है तो बटे वाली रकम छोटी हो जाती है। तो सबसे जब छोटी हो जाएगी तो बेटा बटे वाली रकम के साथ ये क्या चीज़ है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये रकम कम से कम हो गई है तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो ये कम से कम कब होगी, जब ये दोनों कैंसिल होंगी। ये दोनों कैंसिल कब होंगी, अगर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल हमने अप्लाई की है, तो तब ये कट जाएंगी। बटे वाली रकम सिर्फ इसी के बराबर रह जाएगी, बटे वाली रकम छोटी हो जाएगी। अगर बटे वाली रकम छोटी हो जाएगी तो ये रकम बड़ी हो जाएगी। तो याद रख लो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है और कितनी होती है, आर के इक्वल होती है। स्टोरी समझ आई? तो हम लिख सकते हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जाके हमारा आरएलसी पैरेलल सर्किट का जो बिहेवियर है वो रेजिस्टिव सर्किट जैसा होगा। किस जैसा होगा, रेजिस्टिव सर्किट जैसा। अगर रेजिस्टिव सर्किट है तो आपको पता है रेजिस्टिव सर्किट में जो एंगल होता है वोल्टेज और करंट में कितना होता है, 0। हम इसको इन फेज कह सकते हैं। और हमारा सर्किट जो है वो एक रेजिस्टिव सर्किट जैसा बिहेवियर दिखा रहा होगा। उसकी जो इम्पीडेंस है वो आर की इक्वल होगी। उसका जो करंट है, जो बाहर से अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से करंट आ रहा है, वो सिर्फ रेजिस्टर से गुजर रहा होगा।
बात समझ गए। अब इसके बाद ये फेस भी लिख दिया। इसके बाद एक और चीज़ याद रखो, ये लास्ट वाला पॉइंट मैं पहले बता रहा हूँ, आपकी सिलेबस में थोड़े पॉइंट है मैंने थोड़े ज़्यादा लिख दिए। ये IL वो करंट है जो इंडक्टर से गुजर रहा है और IC वो करंट है जो कैपेसिटर से गुजरा है। वो करंट मे बी ग्रेटर देन IRMS, यानी सोर्स से जो आने वाला करंट है उससे वो ज़्यादा हो सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। लास्ट पॉइंट ये था कि जब हमारे पास रेजोनेंस हो जाती है तो हो सकता है कि ये वाला करंट और ये वाला करंट इससे बड़े हों। अब आपको पता है इस वक्त जो करंट फ्लो कर रहा है सिर्फ रजिस्टर से। अब ये जो करंट फ्लो करता है ये तो सिर्फ किससे कर रहा है, रजिस्टर से। हो सकता है ये 2 एम्पेयर हो, 2 एम्पेयर, और ये जो इससे करंट गुजरा है ये कितना 10 एम्पेयर, और इससे कितना गुजरा 10 एम्पेयर। तो ये वाले करंट ऐसा हो सकता है कि इससे बड़े हों, इससे छोटे भी हो सकते हैं। ये वाले करंट इस वाले करंट से बड़े भी हो सकते हैं। इस वक्त इसका तो इससे कोई लिंक ही नहीं रहता। ये वाला जो करंट फ्लो करना है IL या IC, इनकी टोटल डिपेंडेंसी तो XC पे होती है और इंडक्टर के करंट का ताल्लुक किससे होता है, XL से। तो इनका जो फ्लो होने वाला आपस में करंट है वो सारा डिपेंड कर रहा है इसकी इंडक्टेंस पे, कैपेसिटेंस। तो अब इसके दरमियान फ्लो होने वाले करंट का ताल्लुक ही नहीं है इसे, तो हो सकता है रेजोनेंट पे जाके इनमें से फ्लो होने वाला करंट इसके करंट से बड़ा हो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे RLC सीरीज सर्किट में रेजोनेंट पर जाके जो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर या इंडक्टर होते थे वो सोर्स वोल्टेज से बड़े हो सकते थे, जिनको मैंने एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया था। इसको भी मैं एक्सपेरिमेंटली प्रूव करूंगा कि रेजोनेंट पर जाकर इसमें से गुजरने वाला करंट या इसमें से गुजरने वाला करंट, ये जो सोर्स से करंट है इससे बड़ा हो सकता है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें से गुजरने वाले करंट का ताल्लुक इससे रहता नहीं है। इसका सारा लिंक तो इस पे और फ्रीक्वेंसी के साथ होता है। अगर हम फार्मूलाज को देखें तो हम लिख सकते हैं एट रेजोनेंट ये वाला करंट जो है वो बड़े हो सकते हैं किससे, ये जो इसकी तरफ फ्लो होने वाला IRMS करंट है उससे। लेकिन ऐसा पॉसिबल कब है, अगर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस के इक्वल हो, तब इसका कोई इससे लिंक नहीं रहता। ये सर्किट इससे ऐसे ही बिहेव कर रहा होता है जैसे ये एक ओपन सर्किट है। अगर हम ये मान लें कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी ही नहीं है, आइडियल सिचुएशन कंसीडर कर लें, सिर्फ यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ इंडक्टर है और कैपेसिटर है। तो बेटा याद रख लो, जब सिर्फ इंडक्टर है और कैपेसिटर है और कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे मौजूद नहीं है, हमने रेजिस्टेंस को यहाँ से उतार दिया, तो इसका करंट तो इसके करंट को कैंसिल कर रहा है, तो अब पीछे से इससे आने वाला कोई भी करंट नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में IRMS कितना हो जाएगा, 0। अब लास्ट पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगर हम ये मान लें कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमने अप्लाई कर दी और इंडक्टर कैपेसिटर आइडियल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं होगी, इसका करंट आपस में बराबर है, पीछे से कोई करंट इस तरफ नहीं आ रहा, IRMS को मैंने 0 कंसीडर कर लिया, तो इस वक्त ये एक सर्किट इलेक्ट्रिकल ओसिलेटर सर्किट का बिहेवियर दिखाएगा। जैसे पेंडुलम नहीं सी, जैसे पेंडुलम ओसिलेशन करता था, कभी लेफ्ट कभी राइट, टू एंड फ्रो मोशन करता था, उसके अंदर कभी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदलती थी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदलती थी, फिर काइनेटिक पोटेंशियल में बदलती थी। जब वो मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाता था काइनेटिक पोटेंशियल में बदलती थी, जब एक्सट्रीम से मीन की तरफ आता था तो पोटेंशियल काइनेटिक में बदलती थी। वो थी मैकेनिकल ओसिलेशंस, उसमें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में बदलती थी और फिर अगली दफ़ा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदलती थी, दोनों एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो रही होती थी, और वो वाली मैकेनिकल ओसिलेशंस थी। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है, जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर देते हैं तो पीछे से आने वाला करंट तो होता ही नहीं है, तो बेटा फिर कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर जो हुई होती है वो एनर्जी इस इंडक्टर में स्टोर होना लग जाती है। आपको पता है इंडक्टर भी एनर्जी स्टोर करता है, कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करता है। इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। पहले कैपेसिटर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें स्टोर हो रही है, कैपेसिटर खाली हो जाता है, ये भर जाता है, फिर इसकी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्टोर होना शुरू हो जाती है, ये खाली हो जाता है, ये भर जाता है। तो कभी इसकी एनर्जी इसमें जा रही है, कभी एनर्जी इसकी तरफ जा रही है, तो कभी ये कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है एनर्जीज को सप्लाई करके,
और ये एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर रहा है। फिर ये एनर्जी इसकी तरफ भेजता है और ये एनर्जी स्टोर करता है। तो कभी कैपेसिटर चार्ज होता है और कभी कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, और ये भी एनर्जी को कभी अपने अंदर भर रहा होता है, कभी अपनी एनर्जी बाहर सप्लाई कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे के साथ एनर्जी का लेन देन करते हैं। तो कभी करंट इस तरफ फ्लो करता है, अगली दफ़ा करंट इस तरफ फ्लो करता है, फिर अगली दफ़ा क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो इस तरह करंट की डायरेक्शन जो है चेंज होती है। तो इनके दरमियान करंट कभी इससे इसकी तरफ, कभी इससे इसकी तरफ, तो इस तरह इसके दरमियान जो है करंट की जो है वो डायरेक्शन चेंज होना शुरू हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं कि यहाँ ओसिलेशन स्टार्ट हो गई है। पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पोटेंशियल में चेंज हो रही है। कभी ये चार्ज हो रहा है और ये डिस्चार्ज हो रहा है, ये चार्ज हो रहा है, ये डिस्चार्ज हो रहा है। तो दोनों एक दूसरे के साथ एनर्जी का लेन देन करते हैं। जैसे पेंडुलम में पोटेंशियल एनर्जी बन रही है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बन रही है, फिर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में जा रही है, पोटेंशियल काइनेटिक में, काइनेटिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक में। तो इस तरह जैसे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का लेन देन होता था, इधर भी यहाँ पे कैपेसिटर की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी और इसके अंदर जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, उन दोनों का आपस में लेन देन होता रहता है। कभी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है, और कभी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। तो इस तरह इनके दरमियान ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाती हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस, और इस सर्किट को हम LC ऑसिलेटर सर्किट भी कहते हैं। क्या नाम बताया मैंने? LC ऑसिलेटर सर्किट। लास्ट पे हम देखेंगे ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड करंट। इस फार्मूला को अगर देखा जाए तो इससे पता चलता है जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की इक्वल फ्रीक्वेंसी अप्लाई की जाती है, IC और IL एक दूसरे से कट जाते हैं, नेट करंट सिर्फ कौन सा बचता है? रेजिस्टर का। मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जाके हमारा करंट जो है वो मिनिमम हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने शो कर दिया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जाकर करंट क्या है? मिनिमम। अगर हम इससे फ्रीक्वेंसी ज्यादा करेंगे तो करंट ज्यादा हो जाएगा। अगर हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी सर्किट को अप्लाई करते हैं तो भी करंट ज्यादा हो जाएगा। इस रकम को अगर देखें, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट करंट सिर्फ रेजिस्टर वाला बचेगा। अगर अदर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है तो ये रकम कैंसिल नहीं होगी और इसका जवाब जो है पहले से ज्यादा आएगा। मतलब अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से IC की वैल्यू बढ़ती जाएगी, IRMS की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम करें तो IL की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जब IL की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो नेगेटिव रकम बड़ी होती जाएगी। तो हमारे रकम के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, इसका आंसर तो पॉजिटिव ही आना है। यानी अगर हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे हैं तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, करंट मिनिमम होता है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी करते हैं तो IC बढ़ता जाएगा, स्क्वायर लेने से इसका आंसर बढ़ता जाएगा। अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम करते हैं तो IL की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये नेगेटिव रकम बढ़ती जाएगी लेकिन स्क्वायर लेने से पॉजिटिव होती जाएगी, तो फिर इसका आंसर भी बढ़ता जाएगा। मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट सिर्फ वही है जो रेजिस्टर से गुजरा है। इससे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो भी करंट बढ़ जाएगा, इससे फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो भी करंट बढ़ जाएगा। लेकिन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जाके चूंकि IC और IL कैंसिल हो जाते हैं, नेट करंट वही बचता है जो रेजिस्टर से गुजरा।